वेलकम यू ऑल ऑन ट्यूटर 360। चलिए आज का लेक्चर 10 शुरू करते हैं जिसमें हमें ऑक्साइड्स के बारे में जानना है। पिछले लेक्चर में हाइड्राइड्स के बारे में जाना था। ग्रुप 16 की बात कर रहे हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट, क्लास +2 केमिस्ट्री। और अब जो ऑक्साइड्स बनने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार के बनने वाले हैं। या तो ऑक्साइड EX2 फार्मूला नाम के बनेंगे या फिर ऑक्साइड बनने वाले हैं EX3 फार्मूला के नाम से। ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड नहीं बनने वाला है इसका, तो सिर्फ ओजोन, इसकी स्टडी हम पहले भी कर चुके हैं तो इसके बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्दर ये जो ऑक्साइड्स हैं इनकी फॉर्मेशन हुई है जिसमें सिर्फ और सिर्फ PO पोलोनियम जो है वो EX3 फॉर्मूले के अंदर नहीं बन रहा है, बाकी सारे के सारे जो कंपाउंड है वो ऑलरेडी फॉर्म हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है पढ़ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि इनकी जब आप प्रॉपर्टीज जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप देख रहे होंगे कि सबके सब जितने भी ऑक्साइड्स हैं वो अलग अलग प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। मतलब ये अलग प्रॉपर्टी, ये अलग प्रॉपर्टी, ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग अलग। ऐसा क्यों, उसका रीजन भी हम आने वाले इस लेक्चर में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर फॉर्मेशन की बात कर ली जाए तो कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है इसके फॉर्मेशन को करना। सपोज सल्फर है, सिलेरियम है, टेलेरियम है, कोई भी ले लो, सल्फर है, उसको आप ऑक्सीडाइज करवाओगे अगर ऑक्सीजन के साथ भी ऑक्सीडाइज होने वाला है, फिर आपका जो सल्फर डाइऑक्साइड है वो प्रोड्यूस होने वाला है। अच्छा, हम बात कर रहे हैं फिलहाल डाइऑक्साइड्स की। डाइऑक्साइड्स की स्टडी करेंगे, फिर डाइऑक्साइड्स देखेंगे। डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन कैसे हुई? जस्ट ऑक्सीजन को अगर आप रिएक्ट करवाओगे तो आपकी जो, अगर बैलेंस करना चाहते हो तो 8 to the 16, दिस इज आल्सो 8 to the 16 एंड 8 सल्फर, ठीक है, तो ये बैलेंस हो जाएगी। इस तरीके से फॉर्मेशन होने वाली है। ये जो SO2 बना है, SO सल्फर डाइऑक्साइड, दिस इज अ गैस, वो एक गैस है। अगर गैस है तो उसके अंदर जो वंडर वॉल फोर्सेस होंगी वो वीक होंगी, वीक वंडर वॉल फोर्सेस, वीक वंडर वॉल फोर्सेस। गैसेस के अंदर वीक होती है, उससे स्ट्रॉन्ग सॉलिड के अंदर होती है और उससे भी सॉलिड के अंदर स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। तो हमारे पास डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन हो चुकी है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात कर ली जाए, स्ट्रक्चर की बात SO2 के, तो SO2 में हम एक करके जानेंगे। SO2 के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, वैसे तो ये सारे के सारे ये स्ट्रक्चर देने वाले हैं, बट स्पेसिफिकली SO2 जो है वो इस स्ट्रक्चर में मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड बेंट स्ट्रक्चर। बेंट भी बोल सकते हैं इसको, एंगुलर भी बोल सकते हैं वो। हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो sp2 होगी। sp2 मतलब एक s ऑर्बिटल और 2 p ऑर्बिटल, जिनमें से एक जो है वो लोन पेयर पेंडिंग है। अब ये जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बना, आइए देखते हैं। मैं आपको बता दूं, इसमें से जो जब भी डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है। ये जो पाई बॉन्ड है और ये जो पाई बॉन्ड है, ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों अलग अलग हैं। दिस इज p पाई d पाई बॉन्ड एंड दिस इज p पाई बॉन्ड। ये मैं कैसे लिख रहा हूं, देखो, मान लो अगर मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखकर, आप नोट करते रहना, मैं जल्दी जल्दी चीजें लिख रहा होता हूं और आप इस बात को, लेक्चर को रोक के, वीडियो को पॉज करके अपनी बातें लिख लिया करें। तो क्या लिख रहे हैं हम? सल्फर की जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम जानते हैं कि उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आने वाले हैं, 3s2 3p4, 3s2 3p4 होती है इसकी। 2 ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन ऊपर ले रहा हूं, एक ऑक्सीजन नीचे ले रहा हूं, इसकी 2s2 2p4 होती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम पहले लेक्चरों में अच्छे से जान चुके हैं, तो आपको कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और जो पहले से लेक्चर देख रहे हैं, पहला लेक्चर देख रहे हैं, वो जरूर पुराने लेक्चर्स को जाकर देखें, तभी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। इसके अंदर भी यही है और इसके अंदर भी यही है। This is 2s2, this is 3s2, this is 3p4। अच्छा, सल्फर के पास d ऑर्बिटल भी होती है। देखिए, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं एक साथ ही लिख रहा हूं, बट इस टाइम जो ये सल्फर है ये ग्राउंड स्टेट के अंदर प्रेजेंट है, लेकिन हमें ग्राउंड स्टेट में कंपाउंड फॉर्मेशन नहीं होती, इसलिए कुछ एनर्जी देके ये अपनी एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। जैसे कुछ एनर्जी जाएगी, एक्साइटेड स्टेट का मतलब है इलेक्ट्रॉन जंप होकर दूसरी ऑर्बिटल में जाने वाला है, यहां से ये जंप होकर यहां चला जाएगा और कुछ इस प्रकार की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये हमारी d ऑर्बिटल है ना, 3d। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, पहले 0 इलेक्ट्रॉन थे। ऑक्सीजन के पास d ऑर्बिटल होती ही नहीं है, इसलिए उसका एनोमलस बिहेवियर था, हमने पिछले लेक्चर में ऑलरेडी देख चुके हैं। चलिए, 2s2, दिस इज 2p4 एंड दिस इज 2p4 एंड दिस इज 2s2। देखो, एक ये d ऑर्बिटल है और सपोज इस वाला ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन ले रहा हूं, इसकी ये pz ऑर्बिटल है, ये z हो, y हो, x हो, फिलहाल इस बात में कोई डिफरेंट नहीं होगा। आपको सिर्फ इतनी बात समझनी जरूरी है कि ये जो बॉन्ड बनेगा
ये जो बॉन्ड बनने वाला है वो p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल के बीच में बनेगा, तो p पाई d पाई होगा, p पाई d पाई होगा, है ना। एक इसका सिग्मा बॉन्ड बना लेगा p ऑर्बिटल के साथ, p और p, मे बी इट इज pz, है ना। अगर एलोन एक्सिस होगा तो वहां पर क्या बन रहा होगा, सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा, एक ही सिग्मा बॉन्ड बन गया। ऐसे ही अब इसके साथ तो एक ये बॉन्ड बनेगा p पाई, और दूसरा जो बन रहा होगा वो सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा, और इस तरीके से SO2 की फॉर्मेशन जो है वो हो जाएगी। दो बॉन्ड मैंने यहां पर बना दिए हैं। अब ये जो बच गया, दिस इज द लोन पेयर, दिस इज लोन पेयर। लोन पेयर मैं कुछ इस टाइप से बना देता हूं, है ना। तो फाइनल जो स्ट्रक्चर है हमारा, इसके अंदर दो सिग्मा दो पाई बॉन्ड है, बट दिस इज p पाई, या फिर p पाई इसको d पाई बोल दूं, इसको p पाई बोल दूं। चेंज भी कर दूंगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स या फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के अंदर इन दोनों की बॉन्ड लेंथ सेम ही होती है। चलो उसी को ही डिस्कस कर लिया जाए, मैं इसको रब कर रहा हूं। अगर मैं क्या बोल रहा हूं कि इन दोनों की जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सेम होगी। अगर लोन पेयर ना होता, इसकी जगह बॉन्ड होता, तो इसका जो स्ट्रक्चर होता वो ट्रायंगल प्लेनर होता, या फिर sp2 की जो ज्योमेट्री होती है वो sp2 दैट इज ट्रायंगल प्लेनर। बट इन रिपल्शन की वजह से, इन p पाई की बॉन्ड की वजह से हमारे पास जो एंगल है वो डिक्रीज होकर 119.5 डिग्री हो जाएगा। एंगल जो है वो कम हो जाएगा। कम क्यों हुआ? ड्यू टू द रिपल्शंस, है ना, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शंस। अब हम किसकी बात कर रहे थे कि हमारे जो ये बॉन्ड है, ये दोनों बॉन्ड सेम हैं, केमिकल स्ट्रक्चर है, इनकी बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि फाइनली अगर मैं इसको पहले पाई बॉन्ड बोल रहा हूं, p पाई d पाई, और इसको p पाई बोल रहा हूं, और ये हमारा लोन पेयर है। इसको मैं इधर ले जाऊं और इसको इधर ले जाऊं, कोई खास फर्क नहीं है, वो सेम स्ट्रक्चर ही देने वाला है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर जो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो सेम होगी, और जो चार्ज होगा वो भी कंप्लीटली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। बॉन्ड लेंथ की बात कर लूं तो मैं इसकी 142 पिकोमीटर होने वाली है। एंगल जो है वो 119.5 डिग्री है, और ये गैसियस स्टेट की मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले हमने सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में सीखा। सल्फर ही सबसे ज्यादा एनोमलस प्रॉपर्टी इसके अंदर शो कर रहा होता है इस पीरियोडिक टेबल के अंदर। हमने हाइड्राइड्स के अंदर भी जानी ये बात। डाइऑक्साइड्स का अगला जो काम है हम वो उठाते हैं, है ना। दूसरा क्या काम है वो है दैट इज SiO2 उठा लेते हैं। डाइऑक्साइड्स देखो, SiO2 अगर ये प्रेजेंट है गैसियस स्टेट में, तो जैसा स्ट्रक्चर हमें SO2 के अंदर मिल रहा था वैसा ही स्ट्रक्चर इसके अंदर भी देखने को मिलेगा। SO2 के अंदर भी कौन सी स्टेट में है? ये गैसियस स्टेट में है, बट बहुत बार ये जो है हमारा सॉलिड क्रिस्टलिन सॉलिड स्टेट में भी प्रेजेंट होता है। क्रिस्टलिन सॉलिड, और अगर क्रिस्टलिन सॉलिड फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट है तो इसकी जो शेप है या स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं होने वाला है, वो एक चेन की तरह स्ट्रक्चर होने वाला है। अगर मैं देखूं तो वो कुछ इस प्रकार का होगा। और फर्दर ऐसे ही चेन बनती चली जाएगी। तो इस टाइप से आप स्ट्रक्चर देखने वाले हो SiO2 का, और ये कैसा है? क्रिस्टलिन सॉलिड स्टेट में है। बात कर ली जाए अगर TiO2 की और PeO2 की, इनका जो स्ट्रक्चर है वो ये दो अलग अलग फॉर्म में मिल रहा होगा। इसकी दो अलग क्रिस्टलिन सॉलिड फॉर्म होगी, इसकी दो अलग क्रिस्टलिन सॉलिड फॉर्म होगी, लेकिन इनकी जो क्रिस्टलिन सॉलिड फॉर्म है वो भी ऐसे ही पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बना रहे होंगे। तो उसके बारे में भी अगर इस सिलेनियम की जगह मैं टेलेरियम लिख दूं तो स्ट्रक्चर जो है वो सेम रहने वाला है, कोई ज्यादा फर्क नहीं रहेगा। टेलेरियम, ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे पास जब बात ऑक्सीजन की थी वहां पर डी ऑर्बिटल नहीं थी, यहां पर डी ऑर्बिटल है, और नीचे जाते जाते हमारा जो बॉन्ड साइज है वो भी इंक्रीज हो रहा होता है। तो वंडरवॉल फोर्सेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो रही होंगी कहीं ना कहीं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी वीक हो रही होगी कहीं ना कहीं, बिकॉज बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, उससे क्या फर्क पड़ रहा है? मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होने से मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। क्यों? वो डिपेंड करता है किस पे? बॉन्ड स्ट्रेंथ पे। बॉन्ड स्ट्रेंथ किस टाइप से लेंगे हम लेंगे वंडरवॉल फोर्सेस से। नीचे जाते जाते वो क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्ग हो रही है, इसलिए हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट है इनका इंक्रीज हो रहा होगा। और अगर मैं बात कर लूं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की, तो वो डिक्रीज हो रही होगी। क्यों? क्योंकि बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रही है। मतलब
एसिडिक कैरेक्टर की भी मैं बात करूंगा। यहां से मुझे ये पता चल रहा है अगर बोन टूट रहे हैं तो ऑक्सीजन जा रहे होंगे, बेसिक हो रहा होगा, मतलब एसिडिक कैरेक्टर कम हो रहा होगा। अब हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ ही जा रहे हैं, है ना। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि, है ना, एसिड बेस बिहेवियर की देख लेते हैं। एसिड बेस बिहेवियर, देखो अगर सल्फर डाइऑक्साइड होता, अगर उसको मैं वाटर से ट्रीट करवाता तो वो बना देता हमारा H2SO3 सल्फरस एसिड। सल्फरस एसिड मतलब एसिड बन रहा है। अगर SiO2 होता, उसको वाटर के साथ ट्रीट करवा देता तो भी वो सेलेनियस एसिड बना रहा होता, जैसे सेलेनियस एसिड। सेलेनियस एसिड बट ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जो H2SiO3 है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी थोड़ा ज्यादा होता है। इनकी प्रॉपर्टीज दोनों की अलग होती हैं। ये हमारा गैसीय स्टेट, ये जो एसिड है हमारा, है ना, ये ज्यादा स्टेबल एसिड है H2SO3। ये इतना स्टेबल एसिड नहीं है सेलेनियस एसिड। अगर बात कर ली जाए अगर TeO2 की और PeO2 की, TeO2 तो हमारा वाटर के साथ रिएक्ट करेगा ही नहीं, है ना। अगर उसको मैं रिएक्ट करवा दूं किसी अल्कली के साथ तो वो टेलोराइड्स बना रहा होगा, टेलोराइड्स। TeO3 2 नेगेटिव। ये चीज जानने की जरूरत नहीं है। आप इन्हीं दोनों से आपका जो काम है वो बनने वाला है। अगर ये चीजें जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कि TeO2 है वो H2O के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, दीज आर कॉल्ड अल्कलीज, अल्कलीज के साथ रिएक्ट कर रहा है ना। अगर मैं इसको किसी एसिड के साथ कर दूं TeO2, अगर मैं किसी एसिड के साथ कर दूं, एसिड से HCl, तो भी हमारे पास यहां दूसरा कंपाउंड बनने वाला है TeO2 और HCl, दैट इज सोल्ट। सोल्ट बनने वाला है। क्या बनने वाला है? सोल्ट बनने वाला है, दैट इज TeCl2। तो हमारे पास सोल्ट की फॉर्मेशन है। अगर एसिड के साथ और बेस के साथ भी रिएक्ट हो रहा है तो इसका जो नेचर है वो कैसा होगा? एम्फोटेरिक होगा, एम्फोटेरिक। ये एसिड्स थे, दीज आर एसिड्स। और फिर आगे POO2 जो है वो बेस ही होगा, ये कंप्लीटली बेसिक होगा। ये रिएक्शन ही नहीं देगा H2O के साथ भी और अल्कली के साथ भी, सिर्फ एसिड के साथ रिएक्शन देने वाला है और सोल्ट प्रोड्यूस करेगा। रिएक्शंस नहीं आने वाली हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास देखो, मैंने बोला था इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट होती चली जाती है। पहले एसिड, फिर एम्फोटेरिक, फिर बेस। मतलब एट लास्ट मैं क्या बोल रहा हूं, एसिड जो एसिडिक कैरेक्टर जो है हमारा इन ऑक्साइड्स का ग्रुप 16 के, वो क्या होने वाला है? कम होने वाला है नीचे जाते जाते। और बेसिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज होने वाला है। एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीज और बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। दूसरी बात अगर कर ले रिड्यूसिंग कैरेक्टर की, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, रिड्यूसिंग कैरेक्टर का मतलब क्या? देखो अभी हमने बात की थी कि जब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की तो आप जानते हो नीचे जाते जाते +6 ऑक्सीडेशन वैसे तो स्टेबल होती है। सल्फर की बात कर ले तो उसके लिए +6 ऑक्सीडेशन स्टेबल है। अगर सल्फर कहीं +4 में होगा तो वो सल्फर +6 के अंदर ऑटोमेटिकली चला जाएगा, जस्ट बिकॉज वो स्टेबिलिटी चाहता है। और अगर यहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, यानी रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है इसका ज्यादा होगा। लेकिन ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट नीचे जाते जाते +6 की जो फॉर्मेशन है, स्टेबिलिटी है, वो डिक्रीज हो रही होती है। स्टेबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, डिक्रीज डाउन द ग्रुप। और अगर इसकी स्टेबिलिटी ही डिक्रीज हो रही है +6 की, तो नीचे जो कंपाउंड है, जो ये ऑक्साइड्स हैं, वो +4 के अंदर ही रहेंगे। +4 के अंदर ही रहने वाले हैं तो वो बेसिक कैरेक्टर शो करेंगे, बेसिक कैरेक्टर। बेसिक कैरेक्टर अगर शो कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या? रिड्यूसिंग जो नेचर है वो उसका कम हो रहा है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर जो है वो उसका बढ़ रहा है। तो इन सब कन्वर्सेशन से, इनर्ट पेयर इफेक्ट और +4 +6 की एक सिंपल सी इंफॉर्मेशन से हम ये लिख पा रहे हैं कि डाउन द ग्रुप जाते हुए इन डाइऑक्साइड्स का जो रिड्यूसिंग कैरेक्टर है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है, और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो है वो बढ़ रहा है। इसको एक और वे से समझा जाना जा सकता है कि कौन ऑक्सीजन दे रहा है, कौन ऑक्सीजन नहीं दे रहा है। तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर क्या हो रहा है? डिक्रीज डाउन द ग्रुप, और ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज डाउन द ग्रुप हो रहा है, ठीक है। तो हम प्रॉपर्टीज भी कर चुके हैं हमारे डाइऑक्साइड्स की। ट्राइऑक्साइड का बहुत छोटा सा कांसेप्ट है, उसको भी जान लेते हैं। ट्राइऑक्साइड्स, ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीजन, ओजोन की तो बात हम कर लेते हैं, ओजोन को पहले ही पढ़ लेते हैं।
ये जो SO3 है, अब SO3 के अगर स्ट्रक्चर की बात कर लूं मैं, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही होगी। इसकी जो शेप है वो या ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल पिरामिडल होगी, ट्राइगोनल पिरामिडल कुछ इस प्रकार का आपको देखने को मिल रहा होगा। अगर इसके अंदर बात करें तो 3 सिग्मा है, वहां पर एक पी पाई डी पाई था, एक पी पाई था, यहां पर 2 पी पाई डी पाई होंगे, 2 पी पाई डी पाई होंगे और एक पी पाई होगा, एक पी पाई होगा। अभी हम डायग्राम में समझ भी लेते हैं कि ऐसा कैसे हो रहा होगा। इनका जो एंगल है वो 120 डिग्री होगा क्योंकि इट इज एग्जैक्ट ट्राइगोनल प्लेनर नॉट पिरामिडल। ठीक है, 120 डिग्री इसका एंगल होने वाला है और ये भी कौन सी स्टेट में है, गैसियस स्टेट के अंदर है। सॉलिड स्टेट की भी मैं बात करूंगा, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, इक्वल है। क्यों? क्योंकि 3 कैनोनिकल स्ट्रक्चर बन रहे होंगे। इस बॉन्ड को इधर लेके जा सकता हूं, इसको इधर लेके जा सकता हूं, इसको इधर लेके जा सकता हूं, तो एट लास्ट एक कैनोनिकल स्ट्रक्चर जो है मुझे कुछ इस टाइप का मिल रहा होगा, जिसमें इन सभी की जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या होगी, इक्वल होगी। वहां 142 थी, यहां 143 होने वाली है, 143 पिकोमीटर तीनों की। ठीक है, ये बात की हमने गैसियस स्टेट में। पहले एक बार बॉन्डिंग समझ लेते हैं कि ये बॉन्ड कैसे बने। बॉन्डिंग की मैं बात करूं, मैं फिर से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दोबारा नहीं लिखने वाला हूं, आप दोबारा रिमाइंड कर सकते हैं। अगर सल्फर की बात करूं तो अब यहां पर ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन अरेंज थे, ये d ऑर्बिटल थी 1 2 3 4 5 और ऑक्सीजन 3 है, मैं कुछ यहां ले रहा हूं, एक यहां ले रहा हूं, एक यहां ले रहा हूं और समझो एक ऑक्सीजन को यहां लाकर पटक देते हैं। d ऑर्बिटल इसके पास नहीं है, 2s2 2p2 2s2 2p2 2p4 सॉरी 2s2 2p4 this is oxygen, this is oxygen, this is oxygen, this is sulfur 3s2 3p4 है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मुझे क्या करवाना है, एक्साइट करवाना है, लेकिन अब 3 ऑक्सीजन है, एक एक्साइटेशन से काम नहीं चलने वाला है। एक एक्साइट करा भी दूं तो एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, बट अब हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, मतलब एक ऑक्सीजन जो है वो 2 के साथ बॉन्ड कर रहा है, तो हमें एक और एक्साइटेशन करनी होगी और एक और इलेक्ट्रॉन को लाकर यहां पे पटकना होगा। तो अब बॉन्डिंग देखते हैं कैसे बनी। देखो, एक तो फिर वही p पाई d पाई p पाई d पाई p पाई d पाई p पाई d पाई, मतलब 2 तो p पाई d पाई बॉन्डिंग है, p पाई d पाई बॉन्डिंग है। ये वाला इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना देगा, सिग्मा बॉन्ड बना देगा, ये वाला इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना देगा, सिग्मा बॉन्ड बना देगा, ये वाला इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बना देगा और ये वाला p पाई बॉन्ड बना देगा। दिस इज p पाई बॉन्ड। तो इस तरीके से फॉर्मेशन हो रही होगी हमारे पास SO3 मॉलिक्यूल की। मैं पहले ही बता चुका हूं, एक ऑक्सीजन के पास p पाई d पाई बॉन्ड होगा, एक के पास p पाई बॉन्ड होगा। तो बहुत इजी सी चीजें हैं। स्ट्रक्चर की जब मैंने बात की तो मैंने बता दिया ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये सारी की सारी बात गैसियस स्टेट में है। बट अगर मैं सॉलिड स्टेट के अंदर बात करूं तो ये ऐसा नहीं मिलने वाला है। सॉलिड स्टेट के अंदर, क्रिस्टलिन सॉलिड स्टेट के अंदर 2 प्रकार में मिलने वाला है। लीनियर चेन में भी मिल सकता है, लीनियर पॉलीमरिक चेन, और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हमको देखने को मिल सकता है, जैसे साइक्लिक ट्राइमर होता है यहां पर। ठीक है, लीनियर पॉलीमरिक चेन कैसे बनाई जाएगी, वो इस प्रकार से बनाई जाएगी, एक ऑक्सीजन ये रही, एक ऑक्सीजन ये रही और एक जो है वो फर्दर किसी और दूसरी यूनिट के साथ बॉन्ड होगी। पॉलीमरिक स्ट्रक्चर क्या होता है कि हमारे पास एक यूनिट जो है वो बार बार रिपीट हो रही होती है, तो इस टाइप से पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। साइक्लिक ट्राइमर की बात करूं तो 3 सल्फर होंगे, एक ऑक्सीजन इनके बीच में होने वाली है और 2 ऑक्सीजन इनके साइड में आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो है वो साइक्लिक ट्राइमर स्ट्रक्चर हमारा किसका होने वाला है, SO2 का होने वाला है। चलिए बात SeO2 की कर लेते हैं। SeO3 अगर गैसियस स्टेट में है तो ट्राइगोनल प्लेनर ही मिलेगा, जैसे SeO2 मिल रहा था SO2 की जगह, वो ऐसा ही मिलेगा, दैट इज व्हाट ट्राइगोनल प्लेनर। बट अगर वो सॉलिड स्टेट में है तो हमारा SeO2 जो है वो साइक्लिक टेट्रामर बन रहा होगा, साइक्लिक सॉलिड स्टेट, साइक्लिक टेट्रामर। क्या है साइक्लिक टेट्रामर भाई, 4 हैं, 1 2 3 4,
एक ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ दो, एक ऑक्सीजन को इसके साथ जोड़ दो, एक ऑक्सीजन को यहाँ, एक ऑक्सीजन को यहाँ, और जो बची दो ऑक्सीजन वो इनके सेलेनियम के साथ लगा दीजिए। दिस इज साइक्लिक टेट्रामर ऑफ सिलेरियम ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ट्राइऑक्साइड हम स्टडी कर रहे हैं। तो हमारे पास इसका भी स्ट्रक्चर बन चुका है, इसका भी बन चुका है। TeO3 रहेगा, ये भी पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनाने वाला है, पॉलीमेरिक ऑक्टाहेड्रल। सारी की सारी ऑक्टाहेड्रल यूनिट्स होंगी, जिसमें वर्टिसेस पर आपको क्या मिलने वाली है, ऑक्सीजन मिलने वाली है। इसका स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर स्ट्रक्चर आप बनाना चाहते हो तो इस ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। व्हाट इज ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर? कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, TeO, बट 8 यूनिट्स यहां पर नहीं होती हैं, तो TeO4 जो है अपनी यूनिट को रिपीट कर रहा होगा, और कहीं यहां O जो है वो टेलेरियम से, ये O टेलेरियम से, ऐसे ऐसे फर्दर अपने एक एक स्ट्रक्चर को, एक एक यूनिट को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे। वो स्ट्रक्चर हमें समझना जरूरी नहीं है, तो उसकी जरूरत नहीं है। अगर बात प्रॉपर्टीज की कर ले तो एक ही प्रॉपर्टी में काम खत्म हो जाएगा, एसिडिक कैरेक्टर। और आप जानते हो इस वाले SeO2 SeO3 मतलब ट्राइऑक्साइड के केस में जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो रहा होगा, एसिडिक कैरेक्टर। या फिर ऐसा बोल दूं कि सभी का मोस्टली सेम है, ऑल आर एसिडिक, ऑल आर एसिडिक, सारे के सारे एसिडिक हैं। बट हल्का फुल्का अगर मैं डाउन द ग्रुप चला जाता हूं, डाउन द ग्रुप चला जाता हूं, तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। रीजन पिछले वाले सेम ही रहेंगे, बट सारे के सारे एसिडिक होते हैं, इनमें कोई ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं है ट्राइऑक्साइड के केस में। आई होप आपको ऑक्साइड्स का जो लेक्चर है वो समझ में आ चुका होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो। थैंक यू।